आज की इस वीडियो में हम फ्यूल्स के प्रिंसिपल को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने फ्यूल्स के प्रिंसिपल को ही पढ़ा था, तो इस वीडियो में भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो फ्यूल का प्रिंसिपल है वो क्या है। तो ये है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि पावर एंड अथॉरिटी को कुछ हाथ में सौंपना, फ्यू हैंड्स में सौंपना, और ये जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो पर्सन्स होते हैं उन्हें ही दिया जाता है सेंट्रलाइजेशन में। ओके, और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि इवनली पावर और अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना ईच एंड एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जितने भी लेवल है उसमें क्या करना होगा कि सारे जितने भी पावर्स और अथॉरिटी है इवनली सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, तो ये तो हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग टू फ्यूल्स उनका क्या मानना है ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल अ कंपनी मस्ट बी कंबाइन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब फ्यूल का ये मानना है कि कोई भी कंपनी जो होगी वो ना तो फुल्ली सेंट्रलाइज होनी चाहिए ना ही फुल्ली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। और ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कंपनी है वो उसके साइज़ कैसे है, उसके नेचर क्या है, ये पता करना होगा। अगर एक स्मॉल कंपनी है तो मे बी वो अपने पावर को सेंट्रलाइज कर ले, बट एक बड़ी कंपनी में ये ज़रूरी है कि बहुत सारे पावर जो है वो सेंट्रलाइज हो और बहुत सारे डिसेंट्रलाइज हो। ओके, तो ये कंपनी को देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि उन्हें कितने पावर को वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और कितने पावर को वो डिसेंट्रलाइज करना चाहते हैं। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। यहाँ पे चेन मीन से पता चल रहा है कि कुछ लगातार चलने वाली चीज़ है। तो क्या है ये? इट मीन्स लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। इसमें क्या होता है कि एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है, एक चेन होता है जिसको स्किप नहीं किया जा सकता, जो एक सुपीरियर से लोएस्ट रैंक तक फॉलो होती है। ओके, आगे क्या है? फ्यूल इंसिस्ट chain must follow strictly and every information must pass through every key of this chain. No skipping is allowed. अब फ्यूल्स का क्या मानना है? फ्यूल्स का ये मानना है कि चेन जो है वो स्ट्रिक्टली फॉलो होनी चाहिए। अगर कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से पास हो रही है तो वो लगातार एक चेन में जैसे जैसे सीक्वेंस है उसमें ही वो इंफॉर्मेशन पास होगी। यहाँ पे कोई भी स्किपमेंट अलाउड नहीं है, हर किसी को ये चेन स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, मीन्स एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं कि अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो ई को सबसे पहले डी के पास जाना होगा, फिर सी के पास जाना होगा, फिर बी, फिर ए, एल, एम, एन, उसके बाद ही वो ओ से कम्युनिकेट कर सकता है। इसे ही कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि कंपनी को कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करना होता है और अगर कंपनी इस स्केलर चेन को फॉलो करेगी तो क्या होगा कि बहुत लेट हो जाएगा उसे वो इंफॉर्मेशन पास करने में। तो फ्यूल्स का एक और भी प्रिंसिपल यहाँ पे है जिसे हम कहते हैं गैंगप्लैंक। गैंगप्लैंक में क्या होता है? गैंगप्लैंक में होता है कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या फिर कोई इमरजेंसी है तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के जो पर्सन है, मीन्स मैं और आप अगर सेम लेवल के हैं तो मैं आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली आपको ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकती हूँ। लाइक अगर ई को ओ से कम्युनिकेट करना है तो वो गैंगप्लैंक के हेल्प से ई से डायरेक्टली वो ओ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मीन्स ई जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ओ से। किसके थ्रू? गैंगप्लैंक के थ्रू। ओके, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। अब इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है।
तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या होता है ये देखते हैं। It refers to orderly arrangement of man and material in the organization. There must be fixed place of each and every material and person. अब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में क्या होता है कि यहाँ पे ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है मैन एंड मटेरियल का, और हर एक मैन एंड मटेरियल का फिक्स प्लेस होना चाहिए। अगर कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए। ओके या फिर अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ या फिर मैनेजर हूँ, तो मेरा एक पर्सनल या फिर एक स्पेसिफिक कैबिन होना चाहिए, ताकि जब किसी भी चीज़ को ढूंढा जाए, अगर किसी भी चीज़ को सर्च किया जाए, फाइंड किया जाए, तो उसको फाइंड करने में टाइम वेस्ट ना हो, हम इजीली उसे फाइंड कर सके, चाहे वो मैन हो या मटेरियल हो। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में ये होता है कि जितने भी पर्सन्स हैं या फिर जितने भी मटेरियल है, उनको ऑर्डरली अरेंज करना, वो अपने अपने जगह पे स्पेसिफिक प्लेस पे वो अरेंज्ड हो, ताकि उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी मीन्स क्या होता है? इक्विटी रेफर्स टू काइंड एंड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। यहाँ पे इक्विटी का मीन्स होता है कि जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का के, उन्हें फेयर और काइंड ट्रीटमेंट मिले, उनके साथ अच्छे से बिहेव किया जाए ताकि वो सेटिस्फाई हो। सारे जितने भी एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे अच्छा ट्रीट किया जाए, मैनेजर जो है उनसे अच्छा ट्रीट करे, ताकि वो कंपनी को अपना मैक्सिमम दे पाए। और अगर उन्हें फेयर और जस्टिस ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो वो क्या करेंगे? डिसैटिस्फाई हो जाएंगे, और एक डिसैटिस्फाइड पर्सन जो होता है वो कभी भी अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएगा। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कंपनी जो है या फिर मैनेजर जो है एक एम्प्लॉय को फेयर एंड जस्टिस ट्रीटमेंट दे, ताकि वो कंपनी को अपना मैक्सिमम दे पाए, अपना बेस्ट दे पाए और कंपनी प्रॉफिट अर्न करे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अब नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इसमें क्या है? इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है कि किसी टाइप का कोई टर्मिनेशन या फिर ट्रांसफ़र नहीं होता है एम्प्लॉय का तुरंत। ओके, दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी अमॉन्ग एम्प्लॉय। इनसिक्योरिटी फॉर जॉब, द एम्प्लॉय कैन नॉट कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या होता है इस प्रिंसिपल में कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी दी जाती है, ताकि वो अपने आप को सिक्योर फील करे और ऑर्गेनाइजेशन को अपना मैक्सिमम दे पाए, अपना जो बेस्ट वर्क है वो दे पाए। क्योंकि अगर उन्हें इनसिक्योरिटी फील होगी, अगर उनको अपने जॉब को लेके इनसिक्योरिटी फील होगी, तो वो क्या करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में अपना मैक्सिमम नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे क्या फेल्स ने कहा है कि हर एक एम्प्लॉय को उनकी जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ताकि कंपनी को वो अपना बेस्ट दे सके और कंपनी इजीली ग्रो कर सके। ओके, तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। अब 13 है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में क्या होता है? Phil suggested that employees must get an opportunity to take some initiative in making plan. ओके, तो इसमें क्या होता है? फ्यूल्स का ऐसा मानना है, फ्यूल ने सजेस्ट किया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज़ को, अपने जो सजेशन हैं उनको रखने का मौका मिलना चाहिए, ताकि जो वो पर्सन जो है वो मोटिवेट हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को के जो वर्क है उन्हें वो सीरियसली ले और उसमें इंटरेस्ट दिखाए। और वो अगर उसे ये इनिशिएटिव मिलता है, तो बहुत बार क्या होते हैं कि न्यू आइडियाज़, न्यू सजेशंस सामने आते हैं एम्प्लॉयज़ के, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ पे क्या करना होता है? जितने भी मैनेजर होते हैं उन्हें एम्प्लॉयज़ के सजेशन को वेलकम करना चाहिए, ताकि जो नए नए सजेशंस या आइडियाज़ मिल रहे हैं उनसे कंपनी को फ़ायदा हो।
इफ़ अगर मैनेजर को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, इसे हमें अपनी कंपनी में लागू करना चाहिए, तो वो ज़रूर लागू करेंगे। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय ने अपने सजेशन को दिया, अपने आइडिया को दिया, और अगर वो कंपनी को पसंद नहीं आई या फिर मैनेजर को पसंद नहीं आए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को या फिर मैनेजर को डिसऑबे करे। का एम्प्लॉय को क्या करना होगा कि उस आइडिया को छोड़ के जो ऑर्गेनाइजेशन का डिसीज़न है उसे फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे ये हो गया इनिशिएटिव। एंड लास्ट वन इज स्पिरिट द क्रॉप्स। स्पिरिट द क्रॉप्स में क्या होता है? इट मीन्स यूनियन इन स्ट्रेंथ। Fuel suggests that every employee must consider him as a part of a plan. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है स्पिरिट द क्रॉप्स में? यहाँ पे हमेशा टीम वर्क को शो किया जाता है, यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ को शो किया जाता है कि एक बहुत सारे पीपल का यूनियन है, और यूनियन हमेशा क्या करता है? स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर बहुत सारे इंसान किसी एक चीज़ को तोड़ने में लगे हैं तो वो मे भी इस चीज़ को तोड़ दे, या फिर किसी भी चीज़ को पूरा करने में लगे हैं तो वो उसे पूरा कर दे। लेकिन अगर एक अकेला इंसान कोशिश करे तो उसे वो कितने साल में पूरा होगा पता ही नहीं है। ओके, लास्ट वन इज स्पीड द क्रॉप। स्पीड द क्रॉप में क्या होता है? इट मीन्स यूनियन इन स्ट्रेंथ। मीन्स बहुत सारे पीपल का यूनियन हो, और यूनियन हमेशा क्या करता है? स्ट्रेंथ को शो करता है। ओके, Fuel suggests that every employee must consider him as a part or member of team and try to achieve team goal. अब फ्यूल क्या सजेस्ट करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन हैं वो अपने आप को किसी भी टीम को डिसाइड किया गया है ऑर्गेनाइजेशन में, उस टीम का वो अपने आप को मेंबर माने या फिर पार्ट माने, और वो ऐसा सोचे कि जो ये वर्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, वो एक टीम गोल है और हम सबको मिलके इसे पूरा करना है। और हम ये जानते हैं कि अगर एक अकेला पर्सन हो या फिर बहुत सारे पर्सन हो, तो फ्यूल्स का ऐसा मानना है कि जो एक टीम वर्क होता है वो एक इंडिविजुअल के वर्क से ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए फ्यूल्स का ऐसा मानना है कि जो भी वर्क होना चाहिए वो हमेशा टीम वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि टीम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को सबसे बेस्ट दे सके। ओके, तो ये हो गया स्पिरिट द क्रॉप। टोटल 14 प्रिंसिपल जो है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। इस वीडियो में टोटल 14 प्रिंसिपल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आगे की वीडियो में कुछ प्रिंसिपल है और इस वीडियो में कुछ प्रिंसिपल है, और सारे प्रिंसिपल को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।